देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, और जब हम शिक्षा देते हैं तो उन वर्गों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए जो समाज से कटे हुए हैं, दूर तक हैं। हमारा जो अनुसूचित जाति, जनजाति या आदिवासी समुदाय है, उन लोगों तक भी इस शिक्षा की पहुंच उतनी ही बेहतर तरीके से हो जो मुख्य धारा तक नहीं पहुंच पाती। और बिहार सरकार जो है वो लगातार इस बारे में प्रयास करता रहा है। और आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि के तौर पर हैं संतोष सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी संबंध में आपसे बात भी होगी कि आप जिस वर्ग से आते हैं और जो प्रदेश है, और बिहार में कई इलाके हैं जहाँ पे जो समुदाय है जो मुख्य धारा से बिल्कुल कटा हुआ है। देखने में आता है कि इसकी जो समस्या है वो आज की नहीं है, वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, बहुत पुरानी है। लेकिन उन जगहों तक, उन लोगों तक शिक्षा की में थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। तो इसे लेकर के सरकार जो है वो कैसे प्रयास कर रही है कि उन तबकों तक शिक्षा बेहतर तरीके से पहुंचे जो समाज से कटे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम न्यूज 18 पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इस समिट में मैं अपनी बातों को रख सकूं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। निश्चित तौर पर जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पद संभाला है, बिहार में एक बदलाव आया है गेम चेंजर के रूप में। जैसा कि चर्चा हुई है कि किस तरह से हमारी बेटियां साइकिल पर घरों से निकल रही थी। जब 2005 के पहले जो बिहार जंगल राज के रूप में जाना जाता था, उसके बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया, रातों रात चेंज आया और हमारी बेटियां सड़कों पर निकली तो शांति का प्रतीक लेकर निकली कि बिहार बदल रहा है। और निश्चित तौर पर उससे आप SC/ST कम्युनिटी को भी कोरिलेट कर सकते हैं। हमारी वो बेटियां जो उस कम्युनिटी से आती हैं, जिनके अभिभावक कभी सोचे भी नहीं थे कि बेटियों को हम स्कूल भेजेंगे, वो घर से निकल करके स्कूल जाने लगे। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उस समय बिहार का जो आप SC/ST का जो बजट था, जो डिपार्टमेंट का, वो बजट करीब 40 करोड़ से आज की डेट में 1600 करोड़ रुपया से ज़्यादा करीब हो चुका है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स खुले हैं। जब शुरुआत हुआ था तो मुश्किल से 30-35 स्कूल हुआ करते थे, आज करीब 114 से भी ज़्यादा है। तो उन क्षेत्रों को फोकस किया गया है, क्षेत्रवार जहाँ नहीं है, जहाँ 50,000 से ज़्यादा की आबादी है SC/ST की, वहाँ पर हम स्कूल खोल रहे हैं। और जहाँ पर 30,000 से ज़्यादा की आबादी है वहाँ पर हॉस्टल खोल रहे हैं। तो उन टारगेट ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इनरोलमेंट हो। कभी 10,000 हुआ करते थे हॉस्टल में रहने वाले, आज के समय में 50,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे हॉस्टल में रह रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ है इतने दिनों में, इस विगत दिनों में, कि हम 10,000 बच्चे से भी कम बच्चे जब रहते थे, स्कूल में रहते थे, रेसिडेंशियल विद्यालय में, आज हम 50,000 से ऊपर। और हमारा टारगेट है कि आने वाला में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को रेसिडेंशली हम यहाँ पर पढ़ाएं। +2 लेवल का स्कूल्स खुले जा रहे हैं। तो आज के समय में मैंडेटरी स्कूल खुले जा रहे हैं। अति पिछड़ा बैकवर्ड क्लासेस के सुने तो हर क्षेत्र में उन क्षेत्रों को भी चुना गया है, टारगेट किया गया है जहाँ पर गरीबी है, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा कहते हैं, उनको स्पेसिफाई करके उनके लिए अलग से स्कूल्स, अलग से हॉस्टल, अलग से टेक्निकल स्कूल, सारी चीज़ खुल रहे हैं, जिससे सभी वर्गों का, एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना काम कर ही रहा है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में माननीय विजय चौधरी जी ने सारी बात विस्तार से बताई, लेकिन इस ग्रुप को भी समाहित करने की पूरी कोशिश की गई है। और आज हम कह सकते हैं कि हमने एक बड़ा उपलब्धि हासिल की है, बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और ये शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। और हमारा टारगेट है कि हमारे एक बच्चे, उन बच्चे जो आज तक उनके अभिभावक कभी सोच नहीं सकते थे कि उनकी बेटियां भी एक लंबी उड़ान उड़ेगी और एक सपना उनका होगा, उनके भी बच्चे वो बन पाएंगे जो सपना उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। तो ये प्रयास हुआ है और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हम पूरी तरह से अपने कार्यों में सफल हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। और मुझे याद है कि जब वो तस्वीर निकल के सामने आई कि जब बिहार की जो बेटियां हैं वो साइकिल पर जब जत्थे में निकल रही थीं, और तो वो शुरुआत बिल्कुल बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला था और कितने लोगों को पूरी जो दिशा बदल दी थी। लेकिन अब चूँकि आप अपने क्षेत्र जाते होंगे, तमाम जगह घूमते हैं,
सरकार जो है देखिए सब कुछ कर रही है, पोशाक भी दे रही है, खाना भी दे रही है, हॉस्टल भी दे रही है। बावजूद देखा जाता है कि उन क्षेत्रों में खास करके अनुसूचित जाति जनजातीय जो इलाके हैं, वहाँ के जो बच्चियाँ हैं वो ड्रॉप आउट बड़ा होता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए कैसी तैयारी है और उसको कैसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बहुत अभाव है, लेकिन अब मैंने जैसा बोला कि उन क्षेत्रों को स्पेसिफिक चुन के हम वहाँ पर जा रहे हैं, और मैंने बोला कि हम वहाँ पर जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा की जनसंख्या वहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं, तो वो क्षेत्र में जहाँ आज भी ड्रॉप आउट्स की बात करें चाहे किसकी बात करें, तो अभिभावकों के साथ काउंसलिंग किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। हम लोग के पास उनके अभिभावक आते हैं, सीट जितना है उससे कहीं ज़्यादा अभिभावक आते हैं कि हमारे बच्चों को एडमिशन दे दिया, और ख़ास करके बच्चियों के लिए हमारे जो अभिभावक हैं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो ये बहुत ही उत्साहजनक हम समझते हैं कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात से आपको कहता हूं कि देखिए शिक्षा के प्रति कितनी जागरूकता आई है। मैं गया कि एक छोटे से जगह में मैं गया, हम एक कम्युनिटी के लोग यूपीएससी का सेंटर प्राइवेट तौर पर चला रहे हैं, वहाँ पर कुछ बच्चे को रख रहे हैं, एक सोच हुआ है। और मैं देखा कि खगड़िया से, समस्तीपुर से, दरभंगा से बच्चियाँ आकर के उस हॉस्टल में रह रही है। तो मुझे लगा कि एक जागरूकता है, पढ़ने के प्रति जो ललक है, जो एक अभियान चला है, जो यहाँ पर वातावरण बना है शिक्षा के प्रति, ये कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को, जो सबसे पिछड़ा कम्युनिटी है, जो सरकार के टारगेट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर एक भावना आई है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह की भावना उनके गार्जियन में आया और वो एक सपना देख रहे हैं कि हमारे बेटे और बेटियां भी आगे बढ़ें, औरों के समान चलें, तो निश्चित तौर पर ड्रॉप आउट्स की बातों को अपने आप कम हो जाएगी। और स्कूल्स तो ऐसे ऐसे जगह खुल रहे हैं। मैं गया कि सुदूर इलाकों, एक इमामगंज विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, और उस इलाके में एक ज़माने में किसी दूसरे नाम से उस इलाकों को जाना जाता था। आज आप जाके देखेंगे तो वहाँ की बच्चियाँ स्कूल जा रही है, वहाँ पर वातावरण बदला है। तो ये इंडिकेटर है पूरे बिहार के लिए कि किस तरह से काम हुआ है हर इस शिक्षा के क्षेत्र में। और शिक्षा ही तो एक ऐसा एक सेंटर है, केंद्र बिंदु है, जिससे सारी चीज़ उसके आसपास गिरती है। अगर हम शिक्षित होंगे तो विकसित होंगे, विकसित होंगे तो सब सभ्य बनेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और ये जब पीछे के लोग जब आगे बढ़ेंगे, जिनको हम SC ST कहते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज, हमारा राज्य और देश विकसित होगा। तो इस ओर शुरुआत हुआ है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे वो कमी जो ड्रॉप आउट्स का रेट है और भी है, कमता जा रहा है। जी बिल्कुल, जो आपने बताया कि गया के सुदूर इलाकों में खास करके जो बताया कि किसी ने शुरुआत की है जहाँ पे UPSC और BPSC के छात्र बिहार के कई इलाकों से आकर के पढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और मुझे याद है कि अब जो पटवा टोली है आपका गया का, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज आइकन बन चुका है। मतलब लोग वहाँ से जैसे IITian गाँव से निकलते हैं और एक समाज मिल के ही जिस ढंग से तैयारी कर रहा है, वो एक लोगों को दिशा दिखाता है। एक सवाल और था कि देखिए शिक्षा को लेकर के जिस ढंग से लगातार सरकार प्रयास कर रही है, शिक्षा विभाग लगातार लगा हुआ है, लेकिन खास करके उस इलाकों में, सुदूर के इलाकों में, अनुसूचित जाति जनजातियों में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही है, उसे ढूंढने की ज़रूरत है। तो आजकल जो शिक्षा है, कहा जाता है कि शिक्षा का काम सिर्फ रोज़गार देना ही नहीं, अच्छा इंसान बनाना भी है। तो जो नई तकनीकें हैं, जैसे AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो इन तमाम शिक्षकों को अगर स्किल डेवलप किया जाए तो उन सुदूर इलाकों से भी उतने अच्छे लड़के निकल के आ सकते हैं और एक कह लें तो आइकन की तरह पेश हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ये बात तो सर्वविदित है कि टैलेंट जो होता है वो किसी संप्रदाय, किसी जात और किसी वर्ग के मोहताज नहीं होता है। टैलेंट स्वाभाविक प्रक्रिया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कितने मौके मिले, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, वो किसी कम्युनिटी से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। निश्चित तौर पर आप वो वातावरण तैयार करेंगे और वो सारी चीज़ सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। जो अभाव में रहने वाले समाज है, जिनको आप SC ST कहते हैं,
आज मौका मिला है और आज जो डिजिटल मीडिया है, सोशल प्लेटफॉर्म है, एआई का क्षेत्र है, इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया एक जगह समाहित हो गई है। आज मोबाइल के जरिए हम ऑनलाइन शिक्षा का अध्ययन करते हैं, अच्छे अच्छे मटेरियल्स ऑनलाइन है पर मौजूद है। तो जो गांव में रहने वाले उन लोग भी हैं जहां पर हर चीज़ हम लोग सुविधा मुहैया करा रहे हैं। हमारे स्कूल्स में भी, अब SC/ST स्कूल्स में भी कंप्यूटर आधारित शिक्षा हो रही है, वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस होती है, स्मार्ट क्लास जिसको हम कहते हैं। तो इसके माध्यम से और गांव में भी हमने देखा है कि एक जगह लोगों के पास मोबाइल है तो वहाँ से भी कुछ सीखने की प्रवृत्ति बनी है। तो सबसे बड़ा, अगर किसी को विकास करना है तो सबसे बड़ी बात है कि उनमें जागरूकता फैलाना है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनको लाना है। ये लगे कि नहीं, हम जब कोई काम कर रहे हैं तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कोई इसमें भाई भतीजावाद नहीं होगा। हम अगर काम कर रहे हैं तो कोई हमको रोकेगा नहीं। तो निश्चित तौर पर वो शेयरिंग बेसिस पर भी, आप मैंने AI की आप बात की है, डिजिटल बात की है, तो उस पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स भी भर रहे हैं, ऑनलाइन कंपटीशंस भी दे रहे हैं। और आप देखेंगे कि गांव में भी लोग नीट में अच्छे नंबर ला रहे हैं, UPSC कर रहे हैं। तो उसका कारण ही है इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम हुआ, AI बेस्ड सिस्टम हुआ। और अब पटवा टोली की बात करते हैं। पटवा टोली भी गया में एक पिछड़ा क्षेत्र है, बुनकरों का क्षेत्र है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बिहार बोला जाता है। वहाँ तो खैर लाइन लगी हुई है। वहाँ तो अब हर साल बच्चे एक ग्रुप में तैयारी करते हैं और कम से कम 80 से 90% उनका रिजल्ट होता है। उसका अनुकरण पूरे देश अब करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर बच्चे आके, बाहर के भी बच्चे आके वहाँ पर रह कर देखते हैं। तो गया उस मामले में एक छोटा सा जगह, मानपुर एक जगह है, वहाँ पर निश्चित तौर पर एक लोगों को प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है और उससे प्रेरित होकर उन बच्चों में भी प्रेरणा आ रहा है। और आज जो आइस ब्रेक हम कहते हैं कि आज तक ये कुछ ऐसे कम्युनिटी है जहाँ पर आज तक कोई UPSC क्रैक नहीं किया, BPSC क्रैक नहीं किया, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कोई लॉयर नहीं है, उन जगह पर भी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बच्चियाँ उत्सुकता उन जगाई है और उत्साहपूर्वक पढ़ रहे हैं और वहाँ भी लोग निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर AI, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, चाहे उसका जो कंप्यूटरीकरण जिसको कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। उसका प्रभाव सबसे बड़ा बात है कि जो हम ज़्यादा ऑफलाइन कोर्स में पैसे लगते हैं, वहाँ एक ऑनलाइन के माध्यम से हम अच्छे मटेरियल प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है इस तरह के जो क्रांति आई है IT के क्षेत्र में। और भी क्रांति आएगी, और भी बच्चों को ज़्यादा सुविधा मुहैया होगा। सरकारें भी कर रही है, सोशल जो भी ग्रुप्स हैं वो भी कर रहे हैं, और सब मिल करके हम सबको उस समाज के लिए करना चाहिए, चाहे जो भी यहाँ पर हैं, चाहे कहीं हैं, और उनको आगे बढ़ाने से ही ये देश बढ़ेगा, ये राज बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि किसी समाज में अगर कोई आइकन बनता है उस समाज को लेकर के, तो लोगों में और जो बच्चे हैं उसमें जागृति बनती ही है। इसलिए ऐसे समाज में आइकन का होना बड़ा ज़रूरी है। और एक, चूँकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने क्षेत्रों में जाते होंगे, तो कैसी समस्याएं जो हैं इस वर्ग से, इस समुदाय से आप खुद देखते हैं, अनुभव करते हैं, फील होता है, और उसे दूर करने की कैसे कोशिश करते हैं? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी समस्या है कि मैंने एक चीज़ तो देखा है कि जागरूकता की कोई कमी नहीं है। इच्छाएं अनंत हो गई है। उनके माता पिता चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा उस जगह पहुँचे जो और पहुँच पाए हैं। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा जो सबसे कंस्ट्रेंट जिसको आप कह सकते हैं, इकोनॉमिकल आधार है। सरकार मदद कर रही है, स्टाइपेंड दे रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का, पोशाक योजना है, मेधावृत्ति योजना है। हमारे जो बच्चे एंट्रेंस के PT क्लियर करते हैं उनको BPSC में 50,000 देते हैं, जो UPSC के करते हैं उनको 1 लाख देते हैं। ये सारी चीज़ हो रहा है। और लेकिन अभी भी हमें और आगे जाना है और उन टारगेट ग्रुप को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करके लाना है। उसके लिए निश्चित तौर पर समाज के जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप किसी क्षेत्र के लोगों को लीजिए, उनका जो और काम बढ़ गया है, मोटिवेशन का काम। हम लोग भी जाते हैं तो हमसे भी बच्चे बच्चियां कहती हैं कि हमें पढ़ना है, किन्हीं के पास बुक्स नहीं है। जैसा कि मैं अभी जिक्र किया कि एक लड़का UPSC की तैयारी कर रहा था, वो आकर के गया कि एक छोटे से गांव में जा कर के काम कर रहा है, तो उनके अंदर ये मोटिवेशन जागा। और वो वहाँ पर वो बच्चियाँ जो पूरे बिहार से आ रही है, वो हम वहाँ गए तो वहाँ पता चला कि वो खाने के लिए कितने खर्च करते हो, तो 35,000 मंथली उन्होंने बोला कि मेरा खर्च है। तो कैसे चलता है? तो कभी कोई चावल देता है, कभी आलू देता है, उसके पास अच्छे बुक्स नहीं हैं। तो
एक कोशिश सामाजिक स्तर पर भी होनी चाहिए, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और निश्चित तौर पर अगर हम इसको पूरा कर देंगे, आप किसी को एक वक्त का खाना देते हैं, उससे उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर उनको हम जागरूक कर दें, उनके अंदर ज्ञान दे दें, उनको प्रेरित कर दें, तो उनको जो एक बरसों की समस्या है, आने वाला जनरेशन की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। और इससे हम एक समाज को इक्वल कर सकेंगे। जो सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था कि सब चीज़ में समानता अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हर समाज आगे बढ़ेगा और ये जो भेदभाव है, दूरियां हैं, अपने आप सिमट जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। और आपने सही कहा कि सरकार एक तरफ से तो कोशिश करती ही है, विभाग जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि कुछ वैसे लोग जो आगे निकल करके समाज को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के भी एक कदम आगे बढ़कर हम सभी को मदद भी करनी चाहिए। और संतोष सुमन जी, आपने इस वर्ग को लेकर के जिस ढंग से बातें कही और जो आपने मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ऐसे जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको आप ऐसे ही सहायता भी करते रहेंगे और मोटिवेट भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।